गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन बात कर रहे थे अपने हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, तो एक बार देख लेते वापस। हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, तो उसमें अपने स्ट्रक्चर द्वारा कल बताया था। अपन देख रहे हैं कि जो अपने पढ़ा था बॉमन संपुट, जिसमें होता है सरल, सल्की, उपकुला, उत्तक। इसके बाद में अपन एक साथ बात कर रहे हैं, जैसे था अपने कौन सा ग्रीवा, और एक डक्ट थी कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट। ये बनी होती है सीलिएटेड यानी कि पक्साम्बी या रोमाम्बी, उपकुला, उत्तक की। इसके बाद का जो भाग था अपने डीसीटी, पीसीटी, जो बना होता है सरल, घनाकार, उपकुला, उत्तक का। इसमें अपने पढ़ा था कि कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रश ब्रोडर, जो अवशोषण के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पीसीटी के बाद में अपने आया था कौन सा, हेनले लूप। इसमें दो भुजाएं थी, ए तो कौन सी अवरोही और ए कौन सी थी आरोही। तो अवरोही और जो आरोही है, जो इनका पतला भाग है वो बना होता है किसका, सरल, सल्की, उपकुला, उत्तक का। और जो डीसीटी है और आरोही और अवरोही भुजा का जो मोटा भाग है, ये बना होता है सरल, घनाकार, उपकुला, उत्तक का। उसके अलावा आपने यह पढ़ा था कि भाई पीसीटी में जो ब्रश बॉर्डर यानी कि सूक्ष्म पाए जाते हैं, माइक्रो विलय पाए जाते, तो बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन यदि अपन कंपैरिजन करें तो हेनले लूप के जो पतला भाग है आरोही और अवरोही, उसमें माइक्रो विलय या सूक्ष्म कम होते हैं। लेकिन डीसीटी और आरोही और अवरोही भुजा का जो मोटा भाग है, जो सरल, घनाकार, उपकुला, उत्तक का बना हुआ है, उसमें माइक्रो विलय एब्सेंट होते हैं। तो ये तो थी हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। तो उसे थोड़ा सा अपन पहले वापस एक्सट्रेचर को स्टडी करते हैं अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम की। तो कल अपने यूं बात की थी कि किडनीज हो गई, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरिथ्रा हो गया। तो यहां पर जो ये यूरेटर है, जो मूत्र वाहिनी है, वो तिरछे छिद्रों के द्वारा खुलती है, किसमें, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसका रीजन ये है कि ताकि वापस जो यूरिन या मूत्र है वो किस में ना जा पाए, मूत्र वाहिनी में। इसलिए मूत्र वाहिनियां तिरछे छिद्रों के द्वारा किस में खुलती है, मूत्राशय में। फिर मूत्र वाहिनी की ओपनिंग हो गई मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहां पर अपने दो लेयर बताए थे कि जो इनका आउटर लेयर है, बाहरी स्तर है, वो बना होता है डिट्रोसर पेशी का।
ये होती है अनैच्छिक, इनवॉल्यूंटरी। और जो इसका इनर लेयर है, आंतरिक स्तर है, ये बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का, जिसमें प्रसारित होने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण इसमें अधिक मात्रा में मूत्र को संग्रह किया जा सकता है। फिर इसके बाद में अपने कल बात की थी कि इसके मूत्राशय में दो प्रकार की अवरोधनी यानी स्फिंक्टर पाई जाती है। तो उसमें से एक तो होगी कौन सी, आंतरिक अवरोधनी, और एक होगी कौन सी, बाह्य अवरोधनी। इसमें इतना याद रखना है कि आंतरिक अवरोधनी होती है इनवॉल्यूंटरी यानी कि अनैच्छिक, जबकि बाह्य जो होती है वो होती है ऐच्छिक, वॉल्यूंटरी। और सामान्य अवस्था में दोनों ही किस अवस्था में रहती है, संकुचित अवस्था में। लेकिन मूत्र उत्सर्जन के समय ये दोनों ही अवरोधनीय क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। ठीक है, तो भाई ये तो अपने वापस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया कि जिसमें मेनली के मूत्रवाहिनी तिरछे छिद्र द्वारा किसमें खुलती है, मूत्राशय में, ताकि वापस मूत्र किसमें न जा पाए, मूत्र वाहिनियों में। फिर जो मूत्राशय के दो लेयर हैं, बाहरी लेयर डिस्टस स्पेसिका जो अनैच्छिक होगा, जो इनर लेयर है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का है। ठीक है ना, जिसमें प्रसारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण मूत्र को अधिक मात्रा में संग्रह किया जा सकता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का एक अदर नेम है, इसको बोला जाता है यूरोथीलियम टिश्यू भी बोलते हैं। तो चाहे ट्रांजिशनल बोल दो या यूरोथीलियम बोल दो। फिर मूत्राशय में दो प्रकार की अवरोधनी जो मूत्र को रोके हुए रखती है, जिनको अपन स्फिंक्टर बोलते हैं। एक होगी आंतरिक और होगी बाह्य। आंतरिक होगी अनैच्छिक, बाह्य होगी ऐच्छिक। और सामान्य अवस्था में दोनों ही संकुचित अवस्था में रहती है, और मूत्र उत्सर्जन के समय दोनों ही क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। अब यहीं पर अपन बताना चाहें कि पासेज ऑफ यूरिन कि उसका पथ मार्ग कैसा होगा। तो कल अपने एक एलएस डायग्राम बनाया था किसका, किडनी का। तो यहां ले लें इसका एलएस। तो इस तरीके से अपनी ले लिया एलएस डायग्राम। बाहर जो वृक्क आवरण है, जिसको अपन बोलते कौन सा, रीनल कैप्सूल। तो ये अपने यहां पर बता दिया कौन सा, रीनल कैप्सूल। एलएस में जो आउटर लेयर है उसको अपन बोलते कौन सा, कॉर्टेक्स वल्कुट। और जो इनर लेयर है उसको अपन नाम दिया था मेडुला। इस मेडुला में यूं शंक्वाकार स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन बोलते हैं पिरामिड, जिनकी नंबरिंग होती है 8 to 12। तो ये हो गए मेडुलरी पिरामिड्स। कॉर्टेक्स भाग धंसता है किसमें, मेडुला में। और यहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं रीनल कॉल्यूम और बट्टिनी, यानी कि बट्टिनी के स्तंभ। फिर यहां पर
जो अवतल सतह की ओर एक गड्ढा पाया जाता है, इसको अपने एक नाम दिया था, कौन सा? हाइलम। यहां पर इसमें एक कीप नुमा स्ट्रक्चर है जिसको अपने नाम दिया था, कौन सा? पेल्विस। पेल्विस आगे डिवाइडेड होती है और उसको बोलते हैं अपन मेजर कैलिक्स, दीर्घ पुटक। फिर ये मेजर कैलिक्स और आगे 3-4 शाखाओं में विभाजित होती है जिसको बोलते हैं अपन कौन सी? माइनर कैलिक्स। और दोनों को बोला जाता है कौन सी? रीनल कैलिक्स, या अपन बोल सकते हैं वृक पुटक। फिर यहीं से निकलती है क्या? यूरेटर। अब देखो यूरिन का फॉर्मेशन किस में हो रहा है? नेफ्रॉन में। तो कल अपने बात की थी कि जो नेफ्रॉन का बोमेन संपुट है, इसकी जो गिरवा है और जो इसकी पीसीटी है, पीसीटी हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया और बोमेन संपुट हो गया, जिसको अपन कमांड रूप से बोलते हैं मेल पिगी बॉडी। जो कौन से पार्ट में? कॉर्टेक्स पार्ट में, मेल पिगी और पीसीटी। फिर यहां बने अपने यूलाई स्ट्रक्चर, हैनले लूप, जिसमें 2 प्रकार की आर्म या भुजाएं होंगी। एक तो होती है, एक तो अपने अवरोही भुजा और एक है कौन सी? आरोही भुजा, जो किसमें? मेडुला में। फिर अपने बात की थी किसकी? डीसीटी की। और डीसीटी के बाद में अपने बात की थी कलेक्टिंग डक्ट की। तो यहां पर हैनले लूप और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मेडुला भाग में, जबकि ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, गिरवा और पीसीटी और डीसीटी ये कौन से पार्ट में? वल्कुट पार्ट में। अब जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो किसमें होगा? नेफ्रॉन में। तो अपन इनका एक पथ बनाए तो भाई यहां नेफ्रॉन से यानी बोमेन संपुट से होता हुआ पीसीटी, पीसीटी से हैनले लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। फिर अपने पढ़ा था कलेक्टिंग, जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट है ये कंबाइंड होकर के एक ही डक्ट का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं अपन डक्ट ऑफ बेलिनाई। अब यहां से नेफ्रॉन से जो यूरिन है वो आ गया किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से आ गया किसमें? डक्ट ऑफ बेलिनाई में। ठीक है ना? डक्ट ऑफ बेलिनाई में पेपिला के द्वारा ये जाएगा किसमें? कैलिक्स में। यानी किसमें? मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यानी कि अपन बोल सकते हैं रीनल कैलिक्स में। रीनल कैलिक्स से जाएगा ये किसमें? पेल्विस में। पेल्विस के बाद जाएगा किसमें? ये यूरेटर में। यूरेटर के बाद में किसमें जाएगा? ये यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद में यूरिथ्रा में। ठीक है? तो यदि अपन इसका एक पूरा मार्ग बनाए तो किस प्रकार बनेगा? तो इसमें देखो, पासेज ऑफ यूरिन। तो अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो अपने यहां पर बोल दिया कौन सा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ये अपने चला गया कलेक्टिंग डक्ट, यानी फॉर्मेशन हो गया नेफ्रॉन में। सभी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के बनाती कौन सी? डक्ट ऑफ बेलिनाई, इसमें आ गया। इसके बाद में जाएगा ये किसमें? पेपिला में। पेपिला के बाद में ये चला गया किसमें? रीनल कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। इसके बाद चला गया ये किसमें? रीनल
पेल्विस में, और रीनल पेल्विस के बाद में ये गया किसमें, यूरेटर में, फिर आगे ये किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर इसका एक्सक्रेशन हो गया यूरिथ्रा। अब यहीं पर अपने पढ़ा था कि यूरिन का क्या किया जाता है, स्टोरेज, कब तक, कि अपने पढ़ा कि इसकी जो इनर लायर है वो किसकी बनी हुई है, ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये प्रसारित होगा और जब जैसे जैसे यूरिन की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो यहां से इसकी वॉल के द्वारा जो आवेग है वो किसको भेजे जाएंगे, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस प्रेरक संदेश देगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर की वाल को, जिसके कारण जो यहां पर स्फिंक्टर थी एक्सटर्नल और इंटरनल वो क्या हो जाएगी, शीतल, जो कि सामान्य अवस्था में रहती है, किसमें, संकुचित अवस्था में। शीतल होते ही यूरिन पास आउट हो जाएगा किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है ना, जिसे बोला जाता है मूत्रण, ठीक है, मिक्टुरेशन बोलते हैं, मूत्रण बोल दिया। और जो यहां पर एक रिफ्लेक्स बन रहा है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल और सीएनएस के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिन रिफ्लेक्स, मूत्र प्रतिवर्त। तो ये तो हो गया पासेज ऑफ यूरिन, नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के बनाएगी डक्ट ऑफ बेलिनाई, ठीक है ना। डक्ट ऑफ बेलिनाई से अपने ये गया किसमें, पेपिला में, फिर रीनल कैलेक्स में, फिर रीनल पेल्विस में, फिर यूरेटर में, ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर यूरिन का स्टोरेज किया जाएगा, और फिर आवेग भेजे जाएंगे सीएनएस को, सीएनएस फिर प्रेरक आवाज भेजेगा, संदेश भेजेगा, जिसके कारण ये जो स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, ठीक है, और यूरिन पास आउट हो जाएगा किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा, जिसको अपने एक नाम दे दिया, कौन सा, मूत्रण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिक्टुरेशन। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। तो अपने यहां पर देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक तो हो गया केमिकल प्रोसेस और एक हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में होगा यूरिया फॉर्मेशन, जो भाई अपन पढ़ चुके हैं कौन सी साइकिल में, ऑर्निथीन साइकिल में, जिसका एक नाम अपने और दिया था, कौन सा, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। तो ये हो गया अपने। अब आता है किसमें, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या है, इसमें आएगा अपने कौन सा, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप है, परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव री एब्जॉर्बेशन, और ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिकीय स्त्रवण। तो जो पहला स्टेप लेते हैं कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन। तो कल अपने पढ़ा था कि बोमेन संपुट के अंदर 2 प्रकार की धमनिकाएं होती है, ठीक है ना। एक होती है अभिवाही, एक होती है अपवाही, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल। तो जो एफरेंट और इफरेंट है
इनके द्वारा बोमेन संपुट में एक केशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, जिसको अपने एक नाम दिया था, कौन सा? ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस से जो छन के आ रहा है, ठीक है ना, ये यहां पर जो ग्लोमेरुलस में जो एक केशिकाओं गुच्छा बना हुआ है, उसको एक नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस निस्पंदन। तो देखिए एक बार कि यूरिन फॉर्मेशन में पहला है आपके परा निस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा हो गया आपके चयनात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। और तीसरा हो गया सिक्रेशन, स्त्रवण। तो यहां पर जो मैकेनिकल प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है यूरिन फॉर्मेशन की परा निस्पंदन। अब अपने यहां पर ये बनाया बोमेन संपुट, ये एफरेंट, ये इफरेंट, ये बन गया केशिकाओं का गुच्छा, जिसको बोलते कौन सा? ग्लोमेरुलस। अब इनसे जो छनके पदार्थ आ रहे हैं वो आ रहे किसमें? बोमन संपुट में, जिनको एक नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस निस्पंदन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब पहले ये देखते हैं कि इसमें छनने वाले पदार्थ कौन से हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस निस्पंदन में क्या है। तो यदि इसकी अपन बात करें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की, पहले अपन कंपोजिशन देखे किसका? ब्लड का। तो ब्लड में अपने देखा था कि एक पार्ट तो होता है किसका? प्लाज्मा का, लिक्विड पार्ट, और एक पार्ट होता है ब्लड कार्पल्स का, जो होता है सॉलिड पार्ट। तो जीएफ में अपन यूं लिखें कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड कार्पल्स। कहने का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या होगा? प्लाज्मा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगी? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी, ठीक है ना। और ब्लड कार्पल तो आएगी अलग, यानी कि अपन यूं लिख सकते हैं कि प्लाज्मा में से किसको हटा दिया? प्रोटीन को। तो से जो छनने वाला भाग है उसको अपन क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस निस्पंदन बोल दिया। अब जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन है कि जो इसकी रुधिर कोशिकाओं का जो रक्त दाब है वो रुधिर को 3 परतों में से छानता है, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक तो बोमन संपुट की उपकला, रक्त केशिकाओं की आंतरिक उपकला, और इन दोनों के मध्य कौन सी? आधारीय झिल्ली, इनसे गुजरेगा। फिर अपने कल बात की थी कि बोमेन संपुट में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल, जो किसी ने आ भी चुका है। पोडोसाइट जो सेल होती है वो बोमेन संपुट में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में अवकाश बन जाते हैं, जिनको बोला जाता है निस्पंदन छिद्र, या इनका एक नाम और है
स्लिट पोर, जिनसे ये छन के आएगा। तो ये तो होगी किसके बारे में, ग्लोमेरुलस निस्पंदन की। और क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन में कौन सा पार्ट छन करके आता है, प्लाज्मा आता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन उसमें अब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन रही जो प्लाज्मा है वो किसमें, ग्लोमेरुलस निस्पंदन में। कितनी क्वांटिटी बनती है वो आगे बात करेंगे अपन। अब इस ग्लोमेरुलस जो निस्पंदन है जो छनकर के पार्ट आया है किसमें, बोमेन संपुट में। ठीक है ना, उसको एक नाम दे दिया अपने, कौन सा, परा निस्पंदन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये अपना पहला स्टेप हुआ कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ग्लोमेरुलर निस्पंदन है, ठीक है ना, जो छनकर के किस में है, बोमेन संपुट कैविटी में, बोमेन संपुट की गुहा में। ठीक है ना, उसको अपन बोल दिया कौन सा, परा निस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसमें अलग अलग प्रेशर के काम करते हैं। जैसे यहां पर बात करें अपन प्रेशर की, GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यूं बोल सकते हैं अपन, ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब। GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब, जिसकी वैल्यू होती है 60 to 75 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। अब ये कौन सा दाब है, जो ग्लोमेरुलस की रुधिर केशिकाएं हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा जो उत्पन्न रक्त दाब, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस की जो ग्लोमेरुलस रुधिर केशिकाएं हैं, जो रक्त दाब है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, GHP। और यहां पर GHP की वैल्यू गई 60 to 75 mmHg। अब इस GHP के विरुद्ध दो प्रेशर काम करते हैं। ठीक है, एक होता है COP, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो दूसरा प्रेशर है जिसको बोल दिया आपने कौन सा, COP, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा की नॉन डिफ्यूजेबल प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा लिख दिया आपने कौन सा, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना, संपुटीय द्रव स्थितिक दाब। तो यहां पर तीन प्रकार के प्रेशर हैं, GHP, COP और CHP। GHP कौन सा दाब है, रुधिर केशिकाओं द्वारा जो डाला गया रक्त दाब है, उसको अपन बोलते कौन सा, GHP, जिसकी वैल्यू है 60 to 75 mmHg। दूसरा आपके कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो रुधिर प्लाज्मा की नॉन डिफ्यूजेबल प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा आपके कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस में संपुट में निस्पंदन के कारण उत्पन्न होता है, उसको अपन बोलते हैं कौन सा, CHP। अब इनकी वैल्यू देखें अपन, तो जो COP है, जो नॉन डिफ्यूजेबल प्रोटीन के कारण है, ये होता है 3 to 32 mmHg। और जो CHP है, जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन द्वारा डाला गया दाब है संपुट पर, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू होती है अपन 10 to
18 mm Hg। ठीक है, अभी अपने पढ़ा कि GHP के विपरीत दो दाब लगते कौन से, COP और CHP। तो अपन यूं देखें कि GHP के विपरीत है COP प्लस CHP प्रेशर। तो जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा EFP, वो कौन सा होगा? तो यहां से अपन देख सकते हैं कि भाई इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो GHP की वैल्यू है अपने 60 से 75, COP की कितनी, अपन मैक्सिमम लिया कितना 32, और इसकी कितनी है 18। तो भाई 60 से 75, ये हो गया 50। तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी क्या 10 to 25 mm Hg, किसकी, EFP की। ठीक है ना, तो जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 10 to 25 mm Hg। रीजन आपको बता दिया, GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रुधिर केशिकाओं द्वारा रक्तचाप जो उत्पन्न है, GHP वैल्यू है 60 to 75 mm ऑफ Hg हो गई। लेकिन इसके विपरीत दो दाब लगते हैं COP और CHP, इसकी वैल्यू है 30 से 32 mm Hg, और इसकी है 10 to 18 mm Hg, जो विपरीत लगाए जाते हैं किसके, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए होगा GHP माइनस COP प्लस CHP, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई EFP की 10 to 25 mm Hg। तो ये हो गया परानिस्पंदन, यानी कि ग्लोमेरुलस का जो छनकर के पार्ट बोमेन संपुट में आ रहा है, उसी को अपन बोलते हैं कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इंपोर्टेंट यहां पर यह था कि जो इनके प्रेशर की वैल्यू ध्यान रखनी है, और दूसरा कि ग्लोमेरुलस निस्पंदन क्या है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा है, लेकिन प्रोटीन लेस प्लाज्मा जो है उसी को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस निस्पंदन। तो ये पहला स्टेप हुआ अपने कौन सा, परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, दूसरा जो अपने पार्ट वो है आपके पुण्य अवशोषण। ठीक है, पुण्य अवशोषण के लिए पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप हो गया आपके चयनात्मक पुनः अवशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए, ये डिपेंड करता है वृक्क के कौन से मान पर, देहली मान, वृक्क देहली मान, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। बाय डेफिनेशन क्या होगी कि वे मान जिस पर अधिकतम पदार्थों का अवशोषण किया जा सके, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं कौन सा, वृक्क देहली मान, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसके बेस पर जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पदार्थ है, उनको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है ना, पहला लिख दिया आपने कौन सा, उच्च देहली पदार्थ, हाई रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। फिर लिख दिया आपने निम्न देहली पदार्थ,
लो रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और लास्ट हो गया अदेली पदार्थ। देहली पदार्थ क्या है या देहली मान क्या है कि अधिकतम पदार्थों का पुनः अवशोषण होना। तो जिनका पूर्णतया अवशोषण हो जाता है वो पदार्थ कौन से होते हैं? उच्च देहली पदार्थ, जैसे अमीनो अम्ल, विटामिन्स etc। तो ये हो गए कौन से? उच्च देहली मान, जिनका पूर्णतः वापस क्या हो जाएगा? पुनः अवशोषण। निम्न देहली पदार्थ जिनका अवशोषण कम मात्रा में होता है उनको बोलते कौन सा? निम्न देहली पदार्थ। तो निम्न देहली पदार्थ जिनका कम अवशोषण होगा वो कौन से हो जाएंगे? निम्न देहली पदार्थ। जैसे इसमें आ गया यूरिया, क्रेटिन, क्रेटिनिन और फॉस्फेट। अदेली पदार्थ, नाम से पता चल रहा है, ऐसे पदार्थ जिनका बिल्कुल भी पुनः अवशोषण नहीं होता वो कौन से हो जाएंगे? अदेली पदार्थ। तो इसमें आ गया आपके यूरिक अम्ल आ गया। तो ये थे चयनात्मक अवशोषण में जो वृक्क देहली मान है। तो वृक्क देहली मान के अनुसार पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो हो गया आपके कौन सा? उच्च देहली पदार्थ। नाम याद रखने, उच्च देहली पदार्थ कौन से है? तो यहां पर हो गया ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, वसीय अम्ल, ठीक है। निम्न देहली पदार्थ जिनका अवशोषण कम मात्रा में होता है, यूरिया हो गया, क्रेटिन हो गया, क्रेटिनिन हो गया और फॉस्फेट हो गया। अदेली पदार्थ जिनका पुनः अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता, और एग्जाम्पल लिख दिया अपने कौन सा? यूरिक अम्ल। अब बात करते हैं अपन चयनात्मक पुनः अवशोषण की। ये तो थे किनका पूर्णतः अवशोषण होता है, किनका कम अवशोषण होता है, किनका अवशोषण नहीं होता। अब जो अपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी नेफ्रॉन की कि कौन से पार्ट के द्वारा किस पदार्थ का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना। तो जो मेनली पार्ट थे अपने पीसीटी, पीसीटी के बाद में था हैनले लूप, हैनले लूप की अवरोही भुजा और आरोही भुजा। उसके बाद में था कौन सा? डीसीटी, और सबसे एंड में था कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट। तो अपन बात करें यहां पर सबसे पहले पेसिटी के। तो इससे पहले देखो, अभी अपने एक पढ़ा था ग्लोमेरुलस निस्पंदन, जिसमें अपने क्वांटिटी नहीं बताई थी। पर डे जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन होता है वो होता है 180 लीटर, ठीक है। जो बौमन संपुट से चन करके किसमें अपने आगे चन करके क्या बनाता है? परा निस्पंदन। कितना बन रहा है भाई? 180 लीटर। लेकिन जो पर डे यूरिन एक्सक्रीशन किया जाता है उसकी वैल्यू होती है कितनी? 1.5 लीटर। 180 लीटर और 1.5 लीटर। कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकांश पदार्थों का वापस क्या हो रहा है? पुनः अवशोषण हो रहा है। तो अपन यूं बोल सकते हैं कि लगभग 1%, या यूं बोल दें कि 99% जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन है इसका क्या कर लिया जाता है? पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कि भाई ग्लोमेरुलस जो निस्पंदन है पर डे क्वांटिटी कितनी है? 180 लीटर। लेकिन पर डे यूरिन सिक्रेशन कितना हो रहा है? 1.5 लीटर। यानी कि 99% ग्लोमेरुलस निस्पंदन का पुनः क्या हो गया? अवशोषण हो गया। अब किन पदार्थों का कौन कौन अवशोषण करते हैं? तो जैसे ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, अमीनो अम्ल है, विटामिन है, इनका पुनः अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा? पीसीटी के द्वारा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? पीसीटी द्वारा। अब याद करो वापस,
कि अपने पढ़ा था कि पीसीटी में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो आपस में मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं कौन सी, ब्रश बॉर्डर, ठीक है ना। तो ब्रश बॉर्डर का काम ही क्या है कि अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अवशोषण हो सके, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो माइक्रोविलाई की संख्या थी वो किसमें थी, पीसीटी में। तो यहां पर पीसीटी के द्वारा जो पुण्य अवशोषण होगा ग्लूकोज का, जो उच्च दहलीय पदार्थ पूर्णतया अवशोषण, अमीनो अम्ल का, वश्य अम्ल का, फैटी एसिड और विटामिन्स का। तो ये हो गया पूर्णतया अवशोषण पीसीटी में, ठीक है ना, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वश्य अम्ल का और किसका हो गया, विटामिन्स का। ये जो पुनः अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन, ठीक है ना। तो यहां पर इतने डायरेक्ट अपन बोलेंगे कि ये जो परिवहन हो रहा है वो कैसा है, सक्रिय परिवहन, किस किस का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वश्य अम्ल का और विटामिन्स का। लेकिन कुछ मात्रा में यहां पर जल और क्लोराइड आयनों का भी पुनः अवशोषण होता है, ठीक है ना, लेकिन यह होता है किसके द्वारा, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि पीसीटी में सक्रिय परिवहन के द्वारा जो पुनः अवशोषण हो गया वो हो गया ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वश्य अम्ल का और विटामिन्स का। और पीसीटी में जो निष्क्रिय परिवहन होता है, ठीक है ना, वो हो गया आपके किसका, जल का और क्लोराइड आयनों का, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात आती है अपने हेनले लूप की। अब हेनले लूप में अपनी यूं पढ़ा था कि एक यू लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो भुजाएं हैं, अवरोही डिसेंडिंग और आरोही असेंडिंग लिम्ब। अब जो अवरोही भुजा होती है वो इसमें यूं याद रखना है, अवरोही भुजा जो हो जाएगी, आगे डायग्राम दोहराएगा, जल के लिए होती है ये पारगम्य, लेकिन साल्ट विद्युत अपगट्य के लिए, ठीक है ना, उठा लो, विद्युत अपगट्य के लिए ये होती है कैसी, अपारगम्य। कौन सी, अवरोही भुजा। तो जल के लिए क्या होगी, पारगम्य, और विद्युत अपगट्य के लिए क्या होगी, अपारगम्य। लेकिन जो आरोही भुजा होती है वो जल के लिए क्या होगी, अपारगम्य, और साल्ट विद्युत अपगट्य के लिए कैसी होगी, पारगम्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने हेनले लूप का, यानी कि आरोही भुजा के लिए जल और अवरोही भुजा के लिए साल्ट का अवशोषण हो गया। अब बचती है अपने कौन सी, डीसीटी। जो डीसीटी है वो कुछ मात्रा में सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण करती है, ठीक है ना। और डीसीटी में जो सोडियम का सक्रिय जो पुनः अवशोषण होता है, ठीक है ना, पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई जैसे होगी डीसीटी, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, तो ये होती है सोडियम आयन और कुछ जल के लिए, जल का इसमें क्या होता है, पुनः अवशोषण। डीसीटी में दो प्रकार के हार्मोन काम करते हैं, एक तो होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एडीएच हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये सोडियम आयनों का सक्रिय परिवहन द्वारा क्या करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। कौन, एल्डोस्टेरोन। आगे आएगा
हार्मोन वाले चैप्टर में वापस, ठीक है ना। दूसरा होता है ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, जो जल का निष्क्रिय परिवहन करता है। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं ADH पर, ठीक है ना, कि जो DCT में जल के पुण्य अवशोषण को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा, ADH। तो क्वेश्चन यूं बनता है कि अगर यदि DCT में ADH हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है, तो यूरिन की सांद्रता बढ़ेगी या यूरिन की सांद्रता घटेगी। तो देखो ADH क्या कर रहा है, जल के पुण्य अवशोषण को बढ़ा रहा है। अगर यदि ADH हार्मोन कम हो गया, ठीक है ना, तो जल का पुण्य अवशोषण भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि यूरिन में किसकी क्वांटिटी बढ़ गई, जल की, यानी कि ADH हार्मोन के कम होने से यूरिन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उल्टा कर ले अपन, ADH हार्मोन बढ़ गया तो जल का ज्यादा से ज्यादा पुण्य अवशोषण होगा, जिसके कारण यूरिन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था किसमें, DCT में सोडियम आयनों का और जल का पुण्य अवशोषण, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन द्वारा सोडियम का सक्रिय परिवहन और ADH एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन के द्वारा क्या हो गया, जल का निष्क्रिय परिवहन हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट है अपने कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आवश्यकता अनुसार जल का पुण्य अवशोषण करती है। वो डिपेंड करेगा कि मूत्र को सांद्र बनाने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता अनुसार मूत्र को सांद्र बनाए रखने के लिए किसका अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने कौन सा, पुण्य अवशोषण। तो अपने पढ़ा था कि भाई पहला PCT, अपने पहले तो वैल्यू पढ़ी थी भाई ग्लोमेरुलर निस्पंदन की पर डे कितना बनता है, 180 लीटर, लेकिन यूरिन कितना आउटपुट देता है, वो होता है कितना, 1.5 लीटर, ठीक है ना। इसका मतलब 99% ग्लोमेरुलर निस्पंदन का पुण्य क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, ठीक है ना। उसमें PCT में अपने पढ़ा था कि जो पुण्य अवशोषण हो रहा है, एक तो अपने ग्लूकोज का, एक अपने अमीनो अम्ल का, एक अपने वसीय अम्ल का, ठीक है ना, और विटामिन का, जो किसके द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा। जल और जो क्लोराइड आयनों का पुण्य अवशोषण हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेथड क्या रहेगा, निष्क्रिय परिवहन। फिर पढ़ा आपने कौन सा, हेनले लूप, ठीक है ना, जो उसकी अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य और साल्ट के लिए अपारगम्य, लेकिन जो आरोही भुजा होगी वो जल के लिए अपारगम्य और साल्ट के लिए क्या हो जाएगी, पारगम्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर साल्ट का पुण्य अवशोषण हो गया, यहां पर जल का पुण्य अवशोषण हो गया। एन में अपने पढ़ा था कौन सा, अगला पढ़ा था कौन सा, DCT में सोडियम और जल का पुण्य अवशोषण होगा। यहां पर हार्मोन होगा एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम का सक्रिय परिवहन द्वारा पुण्य अवशोषण करेगा, ठीक है, और होगा ADH हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, तो जल का पुण्य अवशोषण करेगा, लेकिन किसके द्वारा, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा। और एन में था कौन सी, अपने कलेक्टिंग डक्ट, जो आवश्यकता अनुसार मूत्र को सांद्र बनाए रखने के लिए किसका अवशोषण करेगी, जल का अवशोषण करेगी। अब अपने तीसरा पॉइंट जो था ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन के द्वारा नहीं आ पाते छनके, ठीक है ना, उनका जो स्त्रवण किया जाता है, ठीक है ना, वो इन नलिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिकीय स्त्रवण। तो जो PCT है, जिन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर के लिए और जिन पदार्थों का नलिकीय स्त्रवण करेगी, जैसे अपन लिख दिया कौन सा, PCT, एक तो हाइड्रोजन आयन, क्रेटिन, क्रेटिनिन, दवाइयां जैसे हिप्यूरिक अम्ल, पढ़ा भी था आपने वहां पर हिप्यूरिक अम्ल का। जो DCT है ये होगी किसका स्त्रवण, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। और जो कलेक्टिंग डक्ट है ये भी हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम के, इसमें ये भी हो जाएगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम का चयनात्मक स्त्रवण करेगी ताकि अपने pH का नियंत्रण किया जा सके, ठीक है ना।
तो ये होगी किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो अपने पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन, तो उसमें दो पार्ट बताए थे अपने, एक तो था कौन सा केमिकल पार्ट और एक था कौन सा मैकेनिकल पार्ट। केमिकल पार्ट में फॉर्मेशन होता है यूरिया का, और यूरिया फॉर्मेशन अपने पढ़ लिया था ऑर्निथिन साइकिल में। दूसरा पार्ट था केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में अपने पढ़ा कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उसमें 3 स्टेप होते हैं, परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप चयनात्मक पुनः अवशोषण, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और थर्ड पार्ट जो था ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिकीय स्त्रवण। और फिर जो अपने पुराने स्तर में पढ़ा था कि जो रक्त केशिकाओं का जो गुच्छा बनता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, जो जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर निस्पंदन, यानी छन्ने वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। यूं देख ले अपन वापस एक बार कि भाई यहां पर ये बन गया क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये जो छन्ने वाला भाग हो गया, ठीक है ना, इसको अपने बोल दिया ग्लोमेरुलस निस्पंदन। और अभी अपने बात की थी कि इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलस छन्ने वाला जो निस्पंदन है वो कौन सा है, तो है तो प्लाज्मा, लेकिन कौन सा प्लाज्मा, प्रोटीन लेस प्लाज्मा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस निस्पंदन। ये छन करके आएगा बोमेन संपुट की कैविटी में, बोमेन संपुट की गुहा में। तो जो ये छन्ने की क्रिया है, ठीक है ना, उसको अपने बोल दिया कौन सा, छन्नित्र यानी परा निस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर इसमें अपने प्रेशर की बात की थी, ठीक है ना। तो एक तो अपने पढ़ा था कौन सा, GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू याद रखनी है आपको 62-75 mmHg। इसके बाद अपने पढ़ा था इसके विपरीत दो लाभ दिखते हैं, एक तो होती कौन सा, COP, और एक होता कौन सा, CHP। इसकी वैल्यू होती है 30 से 32 mmHg, और जो CHP है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 32-18 mmHg। तो यहां पर अपने एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर तो GHP माइनस COP प्लस CHP हो गया। तो EFP बराबर ये कितना हुआ, 62-75 ml माइनस mmHg, तो ये हो गया आपके 32 प्लस 18 यानी कितने हो गया 15। तो यहां पर न्यू देख लें तो EFP की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 10-25 mmHg। ये हो गया आपके नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया। इसके बाद में पुनः अवशोषण पढ़ा था अपने। पुनः अवशोषण में अपने पहले देहली मान पढ़े थे कि भाई उच्च देहली पदार्थ कौन से, ग्लूकोज हो गया, अम्ल अम्ल हो गया, वसीम हो गया और विटामिन हो गए। निम्न देहली पदार्थ कौन से, यूरिया हो गया, क्रेटिन हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ठीक है ना। और अदेहली पदार्थ कौन से थे, यूरिक अम्ल हो गया। फिर इसके बाद में अपने पीसीटी में अवशोषण, अपने पुनः अवशोषण, डीसीटी में पुनः अवशोषण और कलेक्टिंग डक्ट में पुनः अवशोषण, ठीक है। कल अपन बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, उत्सर्जन की विकृतियों के बारे में और कुछ टर्मोलॉजी के बारे में। थैंक यू।